हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में आज हम बस इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट का कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया गया है। जैसे आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा होगा, डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो अपन यहाँ वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको समझना है, बस याद व्याद करने की जरूरत नहीं है। बस जो जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको बस क्या कर लेना है, माइंड में बैठा लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। किससे स्टार्ट करते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। किसके लिए था ये? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। तो उसमें क्या करते हैं, ये क्या है, ये एक सेटअप है। ये क्या है? एक पूरा एक सेटअप है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया आपने, एक बैटरी लगा दी। बैटरी से क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं। कितना जनरेट कर रहे हैं? 10,000 से लेकर 12,000। ये 12,000 है, ना कि 20,000। 12,000, ठीक है। 10,000 से लेकर 12,000 का क्या कर रहे हैं आप, वोल्ट जनरेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। तो ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा? इस साइड फ्लो हो रहा होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो हो रहा है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो हो रहेंगे? इस साइड। तो आप क्या देखते हो कि है ना, यहाँ कैथोड से क्या हो रही है, कुछ रेज जनरेट हो रही हैं। क्या देख रहे हो आप? कैथोड से ना कुछ रे क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। और ये किस साइड जा रही हैं? एनोड साइड जा रही हैं। अपन ने इसका पता कैसे किया कि इधर ये जनरेट हो रही हैं? यहाँ क्या लगा हुआ है, ZNS। ये क्या होता है, ये आपका ZNS क्या होता है आपका, ये फ्लोरोसेंट होता है। क्या होता है? ये फ्लोरोसेंट होता है। अगर इस पर आके कुछ कोई चीज़ टकराती है तो ये क्या करता है, लाइट या शाइनिंग मारता है। तो यहाँ आपने देखा तो यहाँ शाइनिंग हो रही थी। ये शाइनिंग इसकी वजह से हो रही थी कि कोई चीज़ जाके इनसे क्या हो रही है, टकरा रही है। तो ये क्या थी, ये क्या थी आपकी कैथोड रेज। ये क्या थी आपकी कैथोड रेज। ठीक है, अब कैथोड रेज, ये कैथोड रेज में आप कौन सा मटेरियल है, आपको ये मटेरियल कंटेन रखती हैं या कोई पार्टिकल कंटेन रखती है, इसका पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, इसके बीच में क्या कर दिया, एक पिन व्हील रख दिया था। क्या किया था? एक पिन व्हील रख दिया था। ठीक है, अब ये पिन व्हील क्या करता है, ये जब ये कैथोड रे जाते हैं तो पिन व्हील को क्या कर देती हैं, रोटेट कर देती हैं। क्या कर देती हैं? रोटेट कर देती हैं। जब ये पिन व्हील को रोटेट कर रही हैं तो इससे क्या क्या पता चल रहा है कि जो आपको कैथोड रेज हैं ये क्या करते हैं, मटेरियल कंटेन रखती हैं, मटेरियल पार्टिकल कंटेन रखती हैं। उसको स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बोला था, मैग्नेटॉन। स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैग्नेटॉन बोला था। क्या बोला था स्टार्टिंग में? मैग्नेटॉन। लेकिन बाद में से क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। ठीक है, तो ये जब इस पर जाती हैं तो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो इससे तो इसका पता चल गया कि ये क्या करती हैं, पार्टिकल कंटेन रखती हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखा कि ये सीधी लाइन में ही गति कर रही हैं, वाइब्रेट हो रही हैं, घूम जिगजैग मोशन में गति कर रही हैं कैथोड रे। इसका पता लगाने के लिए क्या किया, जब ये पिन व्हील की इन्होंने क्या की, कास्ट शैडो जनरेट कर दी। क्या कर दी? कास्ट शैडो। इसकी जो शैडो आती है वो क्या आती है, कास्ट शैडो आती है, मतलब सेम की सेम। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपकी कैथोड रेज है वो किस में मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। किस में मूव कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही हैं, मूव करती हैं आपकी कैथोड रे। पता कैसे किया, किसने इस पिन की बिल की क्या कर दी, कास्ट शैडो ड्रॉ कर दी। अब कास्ट शैडो ड्रॉ की, इससे क्या पता चला कि जो आपकी ये कैथोड रे हैं क्या कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। अब इसका पता लगाने के लिए इसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर दिए। कौन से फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है बताया आपको, नेगेटिव होता है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये किस साइड चले गई, ये पॉजिटिव साइड चले गई। किस साइड चले गई आपकी, पॉजिटिव साइड चले गई। किस साइड मूव कर गई, पॉजिटिव साइड। अभी पॉजिटिव साइड क्या है, इनका क्या पता चल गया कि जो आपकी कैथोड रे कैसी होती है नेचर में, नेगेटिव होता है इनका नेचर, नेगेटिव होता है। तो आपने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट पढ़ते हैं कि कैथोड रेज, कैथोड रेज जो इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में आया हुआ है, आर नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, ये क्या करते हैं, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। क्यों डिपेंड नहीं करती? किसकी बात हो रही है, कैथोड रे। कैथोड रे में कौन सा पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो, इलेक्ट्रॉन का E/m मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होता है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस होता है मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। आप कोई सी भी गैस ले लो, सबके लिए इलेक्ट्रॉन का E/m वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो जो आपको कैथोड रेज का जो नेचर होता है वो क्या करता है, कैथोड रेज नेचर आर नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या हो गया आपका, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो गया। इससे क्या पता चल गया, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इसके बाद अपन पढ़ते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या था, अभी आप वही कर रहे थे सेम, इसी में भी वही करेंगे। हाई वोल्टेज क्या किए, जनरेट किए। कैथोड से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे।
और ये करेंगे कैथोड रे निकलेंगी। और ये कैथोड रे क्या करती हैं, जो इसमें गैस फिल की हुई है, इसमें जो गैस फिल की हुई है इसको क्या कर देती हैं, आयनाइज कर देती हैं। जैसा आपने माना कि इसमें क्या H2 गैस फिल की हुई है, तो इसको आयनाइज करते क्या कर देंगे H2 प्लस, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जैसे आपने अगर इसमें हीलियम गैस फिल की होती तो हीलियम गैस को क्या कर देती हैं, आयनाइज कर देती और इलेक्ट्रॉन निकल जाता। तो ये आयनाइज जो गैस होती हैं क्या कैसा चार्ज है इनका, पॉजिटिव चार्ज है। किस साइड अट्रैक्शन फील करेंगे, नेगेटिव साइड। नेगेटिव क्या होता है आपका, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये इधर आता है। तो यहाँ देख रहे हो कि अब क्या हो रहा है, ये कोटिंग कर दी हमने किसकी, ZNS की कोटिंग कर दी, तो क्या हो रहा था, शाइनिंग मार रहा था। मतलब ये भी क्या है कि इधर से कुछ रेज आ रही हैं, एनोड की साइड से क्या आ रही हैं, कुछ रेज आ रही हैं। उन रेज को क्या बोला, एनोड रे बोला। बट एक बात ध्यान रखने की, एनोड रेज ये एनोड से जनरेट नहीं होती हैं, ये जनरेट कहाँ से हो रही हैं, जो आपकी गैस आयनाइज हो रही है उसकी वजह से जनरेट हो रही हैं। तो यहाँ लिख भी लो कि एनोड रेज आर नॉट जनरेट, एनोड रेज आर नॉट जनरेट फ्रॉम एनोड, एनोड से जनरेट नहीं होती हैं। ये कहाँ से जनरेट हो रही हैं, जो गैस है वो आयनाइज हो रही है, उसी की वजह से क्या आ रही हैं, एनोड रेज आ रही हैं। ठीक है, क्लियर। अब जैसे आपने गैस किया, अब हम बात करें इसके नेचर की, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एनोड रेज की, ये भी क्या होती है, सेम होती है कैथोड रेज की। कहाँ डिफरेंट आता है, डिफरेंट आता है कि एनोड रेज नेचर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। गैस की क्या करती हैं, नेचर पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ गैस। एनोड नेचर किस पे डिपेंड करता है, E/m होता है। E/m की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, आपकी नेचर ऑफ गैस पे। आप देखो अपन ने अगर H2 गैस ली, क्या जनरेट हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज H2 प्लस जनरेट हो रहा है। तो अपन इसका E/m निकालें, E/m निकालें किसका, H2 प्लस का। चार्ज कितना है, प्लस, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है प्रोटॉन का, कितना मास होता है, 2 AMU होगा H2 का मास, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये तो इसके लिए आ गया। लेकिन अपन ने गैस चेंज कर दी और हीलियम गैस ले ली। और हीलियम गैस के लिए चेक करो E/m वैल्यू क्या आएगी, हीलियम गैस के लिए क्या आएगी, देखो चार्ज कितना, यही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्या हीलियम गैस का मास कितना होता है, 4 AMU, तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देख रहे हो दोनों वैल्यू डिफरेंट है, मतलब गैस के नेचर पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। E/m की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, गैस के नेचर पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या होगा, आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट हो गया। इससे क्या हुआ, अगर अपन गैस कौन सी यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जनरेट होती हैं उनको अपन बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, H+ को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटॉन बोलते हैं। आगे चलें, अब बात करते हैं, ये आपका हो गया, आपने पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जनरेट कर ली और नेगेटिव चार्ज की भी खोज कर ली कि इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई है और प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई है। एक और पार्ट होता है न्यूट्रॉन, उसके अपन बाद में पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है, बाहर ऑर्बिट्स में घूम रहा है। तो आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रहनी चाहिए। जैसे प्रोटॉन है, डिस्कवरी कितने की थी, गोल्डविग ने। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 AMU के आसपास होता है, जो जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻27 किलोग्राम। चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है इसका, चार्ज होता है। और चार्ज की अगर यूनिट चेंज कर दें ESU, तो ESU में कितना होता है, प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU होता है। और अगर अपन इसके रिलेटिव चार्ज की बात करें, इसकी रिलेटिव चार्ज की बात करें, तो वो कितना होता है, +1। इसका क्या होता है, रिलेटिव चार्ज होता है। जो +1 होता है ये क्या होता है, इसका रिलेटिव चार्ज होता है। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी। मास क्या होता है इसका, 1 AMU मास होता है, मतलब हल्का ज़्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से। जैसे प्रोटॉन का मास तो कितना होता है, 1.672, इसका कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो क्या होता है आपका, 0, मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो आपको ये जो मास दे रखे हैं ना, ये सारे मास याद रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब प्रोटॉन का बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, और इसका रिलेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -1 इसका रिलेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद होने चाहिए। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, सिमिलर मिला के न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलें आगे। अब अपन को E/m वैल्यू कैलकुलेट करनी है। E/m क्या होता है, चार्ज अपॉन मास रेशियो कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा के लिए।
तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये तो इसके लिए आ जाएगा, ये कूलम में होता है, ये केजी में आ जाएगा। प्रोटॉन के लिए देखो, प्रोटॉन का क्या होता है H+ होता है। प्रोटॉन क्या होता है आपका H+, प्रोटॉन H+ ही तो होता है। इसके लिए देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, मास कितना होता है प्रोटॉन का, हाइड्रोजन का 1 AMU, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्ज क्या होता है न्यूट्रॉन के ऊपर, 0, तो इसका तो क्या हो जाएगी अपन वैल्यू 0 ही हो जाएगी। अल्फा, अल्फा क्या होता है आपका He+2, अल्फा क्या होता है हीलियम+2, न्यूक्लियस जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। चार्ज कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, मास कितना होता है 4 AMU, मतलब 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आपके ये तीनों के चारों के लिए क्या आ गई, E/m की वैल्यू आ गई है। ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, क्या पूछा था, ऑर्डर पूछा था। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा में ऑर्डर पूछा था कि किसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, मतलब किसकी E/m वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका मास सबसे कम, तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसकी ज़्यादा होगी, ये पॉजिटिव में आएगी कुछ, ये देखो 0 सबसे कम, फिर किसकी होगी सबसे ज़्यादा, किसकी होगी फिर प्रोटॉन की, प्रोटॉन की होगी ना। फिर होगी प्रोटॉन की, फिर होगी आपकी किसकी अल्फा की, और सबसे कम किसकी होगी न्यूट्रॉन की, किसकी होगी न्यूट्रॉन की। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या किया गया था, ये क्या लिया गया था, ये गोल्ड की फॉइल ली गई थी। क्या ली गई थी, गोल्ड की फॉइल। किसकी फॉइल है ये, गोल्ड की फॉइल। गोल्ड क्यों यूज़ किया गया था, गोल्ड क्या होता है एक मेलाबल मेटल होता है, इसके एटम को अपन काफ़ी लंबे तक खींच सकते हैं, इसके तार काफ़ी लंबे साइज तक खींचे जा सकते हैं, बहुत मेलेबल होता है ये, इसलिए अपन ने गोल्ड क्या क्या था, इसकी क्या बना ली थी अपन ने, एक फॉइल बना ली थी, गोल्ड फॉइल बना ली थी। उस पर क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया गया था, एमिट किया गया था। ये क्या लगाया, अल्फा एमिटर लगा दिया। अल्फा पार्टिकल कौन एमिट करता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कौन एमिट करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, क्या करते हैं आपके अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। अभी अल्फा पार्टिकलों की बौछार की गई इस पर, तो देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो क्या हो गए कि सीधे की सीधे ही गुजर गए, सीधे की सीधे गुजर गए। जो ये शाइनिंग पार्ट है ना, ये वाला जो शाइनिंग पार्ट है, ये वाला पूरा, ये येलो वाला पूरा, ये क्या हो रहा था, लगातार कंटिन्यूस साइन मार रहा था। ठीक है, कंटिन्यूस साइन मार रहा था। तो इससे क्या पता चल रहा था कि जितने ज़्यादा एटम, बहुत ज़्यादा एटम क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट गिर रहे हैं। और कुछ यहाँ भी साइन मार रहा था कुछ टाइम के अंतराल में दोनों साइड, मतलब क्या हो रहा था कि कुछ क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल क्या हो गए आपके डेविएटेड हो गए हैं। और यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या था, ये बिल्कुल अंधेरा था, ये क्या था, बिल्कुल डार्क स्पॉट था, मतलब यहाँ तो कोई का अल्फा पार्टिकल आ ही नहीं रहा। तो ये तो तगड़ी डिस्कवरी हो गई कि यहाँ से क्या अल्फा पार्टिकल आ ही नहीं रही, तो वापस जा रहे हैं यहाँ के कहाँ जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल। तो यही क्या था आपका रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया और क्या कंक्लूजन किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, आपने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, यहाँ गिर रहे हैं अनडेविएटेड थ्रू गोल्ड एटम। इससे क्या पता चला था कि जो आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। इसके बाद कुछ एंगल्स क्या हो गए थे आपके, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए थे, डेविएटेड हो गए थे थ्रू स्मॉल एंगल। इससे क्या पता चल रहा था कि ये क्यों डेविएटेड हो रहे होंगे, या तो यहाँ कोई आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, इससे क्या कर रहे हैं, रिपल्सन फील कर रहे हैं, या यहाँ क्या क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी वजह से क्या फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये डेविएटेड हो गए थ्रू स्मॉल एंगल। तो इससे क्या पता चला कि फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। इससे क्या पता चल रहा था कि जो आपका एटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इक्वल अमाउंट में कंटेन करता है, और होल एटम कैसा है आपका, न्यूट्रल है। अब क्या हुआ था, कुछ क्या हो रहा था, यहाँ डार्क स्पॉट आ रहा था, मतलब क्या होता है, कुछ पार्टिकल, मतलब बहुत कम पार्टिकल, मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हो गया था, वापस 180 डिग्री के एंगल पर ही लौट गया था। मतलब ये क्यों रिपल्सन फील कर रहा होगा, क्यों रिपल्सन फील कर रहा होगा कि इधर कोई क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगी। जैसा अगर हीलियम है, ये +2 है, और यहाँ अगर पॉजिटिव, अगर अपन पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एटम में, चलो अपन ने मान लिया डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होता, ये आता, ये इसको ही रिपल्सन करते हुए क्या ले जाता, इधर ले जाता, तो क्या होता है, एकता में शक्ति। तो ये जो आपको 79 गोल्ड का कितना होता है, 79 की पॉजिटिव चार्ज है, वो एक क्या है, एक साथ ही कलेक्टेड है, और इसने हीलियम को क्या कर दिया, पूरा की पूरा रिपल्सन वापस भेज दिया 180 डिग्री के एंगल पे ही। मतलब इससे क्या पता चला कि जो आपको पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, एक छोटे से पार्ट में क्या है, कंसंट्रेटेड है,
या छोटे सी पार्ट में क्या कलेक्टेड है, उसको अपन ने क्या बोल दिया था, न्यूक्लियस बोल दिया था। तो क्या लिखा हुआ है, ए वेरी फ्यू वन आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थ्रू 180 डिग्री एंगल एंड रिटर्न बैक, वापस लौट गए। और तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला था, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है एटम का, वो कंसंट्रेटेड ने स्मॉल वॉल्यूम, और इसको क्या बोल दिया था, न्यूक्लियस बोल दिया था। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो पहला क्या था कि बॉल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है। ये क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज कंटेन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे होता है आपका, इस तरीके से क्या करता है, ये मोशन करता है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। ये किसने बताया था, सोमरफेल्ड ने बताया था। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हो तो आप देखते हैं रेडियस, एटम की रेडियस की बात करते हैं। ये पूरा क्या है एटम, इसके क्या कर रहे हैं अपन, रेडियस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ तक रेडियस हो जाएगी, और यहाँ भी तो दूर भी तो जा रहा है रेडियस, तो ये भी रेडियस हो जाएगी। तो अपन इनमें से किसके लिए रेडियस, तो क्या करते हैं अपन इनका क्या क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। जो एवरेज आता है वो किस रेंज में आता है, 10⁻⁻10 मीटर रेंज में आता है। तो आपको रेडियस बता सकते हो एटम की कितनी रेडियस होती है, 10⁻⁻10 मीटर। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। मतलब न्यूक्लियस की जो रेडियस है किस रेंज में होती है, वो 10⁻⁻15 मीटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन, फर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो न्यूक्लियस की जो साइज है वो कितना है, बहुत छोटा है। किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। और अगर आपको अलग अलग एटम के लिए रेडियस बतानी है न्यूक्लियस की, तो अपन उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, R = R0 A⁻⁴ से। ठीक है, R0 क्या है, R0 क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसके क्या होते हैं, एक रेंज में वैल्यू होती है, लेकिन अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक वैल्यू डिसाइड कर लिए, वो क्या है 1.33 × 10⁻⁻15 मीटर। ये क्या है, ये क्या है, ये मास नंबर, मास नंबर, या क्या बोल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन में जो प्रेजेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अगर यहाँ से क्या बता सकते हो, आर है जो आपकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपके मास नंबर के 1/3 के प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है कि आपकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसके प्रोपोर्शनल होती है, मास नंबर के 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। ये दूसरा क्या स्टेटमेंट बोला इसने कि द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्विंग एट वेरी हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस इज डिफरेंट कंसंट्रेटिंग सर्कुलर पाथ और कॉल्ड। इसने क्या बोला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, एक पाथ में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और इस पाथ को क्या बोल दिया था इसने, ऑर्बिट बोल दिया था। क्या बोल दिया था, ऑर्बिट बोल दिया था। बट क्या ये करेक्ट है, इसको क्या हो गया था, ये स्टेटमेंट क्या हो गया था, इसका इनकरेक्ट हो गया था। तो क्या हो गया, क्या हो रहा था, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, सोमर क्या बोलते हैं, मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बताया है कि अगर आपके दो अपोजिट चार्ज हैं, अगर कोई आपका चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है या घूम रहा है स्पीड में और घूम रहा है, तो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। और धीरे धीरे उसका पाथ क्या एनर्जी लॉस करते हुए क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका ये है, ये क्या कर जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, पहले इधर जाएगा, फिर रोटेट रोटेट यहाँ इसका घटता जाएगा, एनर्जी लॉस करता जाएगा, और डायरेक्ट इसमें गिर जाएगा, फिर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस तरीके से तो एटम क्या होना चाहिए था आपका, अनस्टेबल होना चाहिए था। एटम क्या होना चाहिए था, अनस्टेबल होना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हो एटम क्या है, स्टेबल है। तो ये क्या हो गई थी आपकी, ये थ्योरी यहाँ गलत हो गई थी। तो ये अपन क्या किस में पढ़ेंगे, ड्रॉबैक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और तीसरा क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। जो आपका मोस्ट ऑफ द स्पेस है किसका, एटम का, वो क्या है, खाली है। ठीक है, देख ही रहे हो ये पार्ट क्या पूरा खाली है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज क्या है, एम्प्टी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब जो आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो न्यूक्लियस के कितने पास तक जा रहा है, उसके अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब आप देखते हो जब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दो चार्ज आपस में पास में हो, डिस्टेंस आर पे हो, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर से उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। ये K क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कैलकुलम स्क्वायर। ये आप आराम से फिजिक्स में खूब पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसको कैसे निकालते हैं, K(Q1 Q2) अपॉन R से अपन क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। और यहाँ आप जो Q1 और Q2 की वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे, विद साइन रखोगे। क्या रखोगे, विद साइन रखोगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के साथ, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के साथ रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ करते हैं अपन वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे आपको कोई पार्टिकल है या बॉक्स है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है तो किस से मूव कर रहा होगा, ये काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मूव कर रहा होगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ mv² है। और ये यहाँ जाके क्या हो गया, रुक गया, यहाँ जाके क्या हो गया, स्टॉप हो गया।
तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के पास आया, रिपल्सन फील्ड होना स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये रुक जाता है, यहाँ जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है और वापस फिर इसके रिपल्सन के कारण वापस क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो ये यहाँ आ रहा है किसी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा होगा आपका अल्फा पार्टिकल, आ रहा और यहाँ के रुक गया, यहाँ के जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी किसमें चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में रुक चेंज हो जाएगी। तो एट द क्लोजेस्ट पॉइंट जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एम किसका होगा, अल्फा का, क्यों अल्फा पार्टिकल आ रहा है, वेलोसिटी किसकी होगी, अल्फा की होगी, क्यों अल्फा पार्टिकल आ रहा है, और ये किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q1 क्या होगा, अल्फा पार्टिकल के लिए Q1 क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका He+2, इसके लिए Q1 क्या हो जाएगा, दो चार्ज इसके बाद तो 2E हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अपन ये न्यूक्लियस, अपन ने उसमें तो लिया था गोल्ड लिया था, तो अगर अपन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का कितना चार्ज होता है, गोल्ड पे चार्ज क्या है, यहाँ प्लस है, अगर ये प्लस है तो 79 प्रोटॉन की वजह से चार्ज है, यहाँ 79 प्रोटॉन की वजह से चार्ज है, तो इसका क्यू कितना हो जाएगा, 79 ही हो जाएगा। लेकिन अपन अगर कोई और दूसरे एटम ले रहे हों, जैसे अपन ने एटॉमिक नंबर जेड का कोई एटम ले लिया, जेड है जिसका अपन डिसाइड नहीं करें कौन सा एटम लिया है, तो इसके लिए चार्ज क्या हो जाएगा आपका, जेड ही हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं वो वैल्यू पुट कर दी है 2E अपॉन R0, तो आपका हाफ एम अल्फा भी इसका क्या आ गया, 2K² अपॉन R0 आ गया। तो आप यहाँ से R0 कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्यों, एम अल्फा क्या होगा 4m ही होगा या नहीं होगा, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, He+2 का मास क्या होता है 4mu। वेलोसिटी आपको अल्फा की दे दी जाएगी कि कांस्टेंट है, जेड क्या है दूसरे एटम का आपको पता ही चल जाएगा, एटॉमिक नंबर ई पता ही है, R0 आप डिसाइड कर लोगे। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, अगर टॉपिक पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करें।